स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में खबरों में रहा भगोरिया उत्सव भारत में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ए गुज्जर, बी भील, सी गोंड, डी संथाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भगोरिया उत्सव भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। हिंदू त्योहार होली से एक सप्ताह पहले मनाया जाने वाला यह त्योहार अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह त्योहार एक ऐसा अवसर माना जाता है जब युवा पुरुष एवं महिलाएं अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। परंपरागत रूप से यह युवाओं को एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है, जो अक्सर विवाह में परिणत होता है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। यूविन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना है। 2. यह यूआईपी के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्शाता है। 3. कोविन से लाभार्थी रिकॉर्ड को यूविन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूविन प्लेटफॉर्म यह नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखता है और इसका उद्देश्य भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना है। अतः कथन 1 सही है। यह यूआईपी के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्शाता है। अतः कथन 2 सही है। यूविन पोर्टल कोविन पोर्टल से जोड़ा गया है और बच्चों के पंजीकरण की सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके यूविन के माध्यम से कोविन से लाभार्थी रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो वेदों के संदर्भ से बाहर लिखे गए थे। 2. वे ब्रह्म को दिव्यसार के रूप में खोजते हैं जिससे आत्मा उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपनिषद वे दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो वेदों के संदर्भ में लिखे गए थे, जो हिंदू धर्म के लिए केंद्रीय ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह है। यह वैदिक शास्त्रों के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वे ब्रह्म को दिव्यसार और सभी अस्तित्व के स्रोत के रूप में खोजते हैं जिससे आत्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के भीतर रहता है और इस सार्वभौमिक ब्रह्म के साथ अपने आत्मा को एकीकृत करना जीवन का उद्देश्य है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उन्नत करके तैयार किया गया था। 2. किसानों को कृषि इनपुट उत्पादन अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उन्नत करके प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया है। अतः कथन 1 सही है। किसानों को कृषि इनपुट उत्पादन अवसंरचना के निर्माण के लिए 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए की गई थी। 2. दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना केवल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है। 3. केवल घरेलू कंपनियां ही भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने की पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना, इस योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए की गई थी। अतः कथन 1 सही है। दिए जाने वाले प्रोत्साहन की गणना वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है। उन्नत रसायन, सेल बैटरी, कपड़ा उत्पाद और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना बिक्री, प्रदर्शन तथा स्थानीय मूल्य संवर्धन के आधार पर की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने की पात्र हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कराधान के संदर्भ में टैक्स नेट शब्द का अर्थ क्या है? ए. सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर की कुल राशि,
बी. कर संग्रह को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों का ढांचा. सी. कर देनदारियों को कम करने के लिए डिजाइन किए गए वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम. डी. कर के अधीन आने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की श्रेणी. इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को. टैक्स नेट. कर जाल शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थाओं से है जो सरकार द्वारा कराधान के अधीन है. इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्हें कानूनी तौर पर अपनी आय, संपत्ति, बिक्री या अन्य कर योग्य गतिविधियों पर कर का भुगतान करना आवश्यक है. कर का दायरा जितना व्यापक होगा, कर योग्य संस्थाओं का कवरेज उतना ही व्यापक होगा, जिससे संभावित रूप से कर संग्रहण और कर भार का वितरण अधिक न्यायसंगत होगा. अतः विकल्प डी सही है. अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1. इसका उद्देश्य शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को मजबूत करने के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है. 2. पीपुल्स प्रोसेस और प्लेटफॉर्म NUDM के 3 प्रमुख स्तंभ हैं. नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए. A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2. इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों. चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन यानी NUDM, इसका उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करने के लिए शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है. अतः कथन 1 सही है. NUDM के 3 प्रमुख स्तंभ हैं. पीपुल्स, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों को संगठित, सक्षम और सशक्त बनाना. प्रोसेस, सहयोग और प्रभाव के लिए मानकों तथा रूपरेखाओं के माध्यम से शासन में सुधार. प्लेटफॉर्म, प्रत्येक नागरिक के जीवन की बेहतर गुणवत्ता की सेवा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना. अतः कथन 2 सही है. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी पूंजीगत व्यय का सबसे अच्छा वर्णन करता है. A. वेतन और रखरखाव जैसे आवर्ती परिचालन लागतों पर व्यय. B. पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय और अनुदान सहायता की राशि. C. मौजूदा योजनाओं की क्षमता या पहुंच का विस्तार करने के लिए किए गए निवेश पर व्यय. D. क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा उपायों पर निवेश. इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को. प्रभावी पूंजीगत व्यय. प्रभावी पूंजीगत व्यय से तात्पर्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय और अनुदान सहायता के योग से है. बजट में अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल संपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं. इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश की वास्तविक सीमा को समझने के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय की अवधारणा शुरू की गई है. अतः विकल्प बी सही है. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए. 1. महाराष्ट्र. 2. मध्य प्रदेश. 3. छत्तीसगढ़. 4. उड़ीसा. 5. आंध्र प्रदेश. 6. तमिलनाडु. गोदावरी नदी बेसिन उपर्युक्त कितने राज्यों में फैला हुआ है. A केवल 2, B केवल 3, C केवल 5, D सभी 6. इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 5. चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को. गोदावरी नदी बेसिन. पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसकी परिकल्पना गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की सिफारिशों के एक भाग के रूप में की गई थी. गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है. गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है. अतः विकल्प सी सही है. अगला प्रश्न है, मधुमेह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कथन 1. मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो तब होती है जब शरीर अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है. कथन 2. इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है. उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है. A. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है. B. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है. C. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है. D. कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है. इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को. मधुमेह यह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है. अतः कथन 1 सही है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है. अतः कथन 2 सही है. हाइपरग्लाइसीमिया, जिससे बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज या बढ़ा हुआ रक्त शर्करा भी कहा जाता है, अनियंत्रित मधुमेह का एक सामान्य प्रभाव है. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है. अगला प्रश्न है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1. भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत पंजीकरण आवश्यक है.
2. यह पत्रकारों और मीडिया कंपनियों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010। भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण आवश्यक है। यह सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कृषक उत्पादक संगठनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये किसानों द्वारा संचालित स्वैच्छिक संगठन है जो मिलकर निर्णय लेते हैं और नीतियां निर्धारित करते हैं। बी, उन्हें केवल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। सी, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ एफपीओ को सहायता प्रदान करता है। डी, यह कृषि या गैर कृषि गतिविधियों के लिए उत्पादकों के एक समूह द्वारा बनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।